हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RS से मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डे कराए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? बताइए दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को है दोस्तों का नहीं है राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उदयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कनिक द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन। दोस्तों उदयन नाम का एक शासक था जिसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयन किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है, बताइए दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची में क्या उपलब्ध है? किसमें उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोगाय उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? किसमें है दोस्तों बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? दोस्तों बताइए मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद, घनानंद, शुक्ल, शुल्प, शुल्क, चंद्रगुप्त मौर्य? कौन था दोस्तों बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। घनानंद नहीं दोस्तों, घनानंद होगा। क्या होगा दोस्तों? घनानंद। न पे आ का मात्रा रहेगा दोस्तों, घनानंद। कौन था दोस्तों? घनानंद। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था दोस्तों बताइए? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर ए 4वीं सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 2री सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 1ली सदी ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों इसका उत्कर्ष या यह सामने जब आया था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में आया था। कब आया था दोस्तों? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज, डेंड्रीमीज कहा गया दोस्तों बताइए? डेंड्रीमीज या अग्रमीज ग्रीक यूनानियों द्वारा किससे कहा गया? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापानंद को, घनानंद को? किसे कहा गया दोस्तों बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। किसे कहा गया दोस्तों? घनानंद को ही कहा गया था। इन्हें यूनानी लेखकों, ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या डेंड्रीमीज के नाम से पुकारा करते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों बताइए? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ईरानियों द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण यानी दूसरे देश से प्राचीन भारत में पहला आक्रमण जो हुआ था दोस्तों वह ईरानियों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों? ईरानियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहला आक्रमण तो आपको अभी भी बताए कि जो ईरानियों द्वारा हुआ था। तो ये कह रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, यानी ये पहला यूरोपीय आक्रमण है और दूसरा मतलब विदेशी आक्रमण भारत पे दूसरा आक्रमण है और तो यूरोप का ये पहला आक्रमण है। ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कुषाणों द्वारा? बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यूनानियों द्वारा दोस्तों पहला विदेशी आक्रमण दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? ईरानियों द्वारा। और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा और पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा और दूसरा यूनानियों द्वारा किया गया था दोस्तों हमारे प्राचीन भारत पर। चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। ऑप्शन नंबर ए साइरस, ऑप्शन नंबर बी डेरियस दारबाहु प्रथम, ऑप्शन नंबर सी जेरिसिस छत्रार्स, ऑप्शन नंबर सी डेरियस दारबाहु तृतीय। किसने किया था दोस्तों बताइए? वो कौन था दोस्तों? ईरानी हखमनी वंश का। इसमें दोस्तों देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे हखमनी वंश का शासक भी था और वह भारतीय भूभाग को जीता भी था और फारस साम्राज्य की स्थापना 20वीं प्रांत मतलब ये 20वीं बार भारत को 20वें स्थान पे रखा था दोस्तों, प्रांत बनाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह था दोस्तों डेरिस दारबाहु प्रथम था, जो भारत को भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। और यह किस वंश का शासक था दोस्तों? हखमनी वंश का शासक था। किस वंश का? हखमनी वंश का शासक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाइड्रेस्फस या बिस्तता मतलब दोस्तों इसका आधुनिक नाम, इससे दोस्तों झेलम को, जो झेलम है उसको पूर्व में यानी बहुत पहले उसे बिस्तता नाम से जाना जाता था। तो झेलम का युद्ध 326 बीसी पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था दोस्तों बताइए? झेलम का युद्ध 326 बीसी पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन नंबर बी सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर एवं अभी के मध्य। किसके मध्य हुआ था दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था दोस्तों। झेलम नदी के किनारे सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था 326 बीसा पूर्व में युद्ध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों बताइए? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा, ऑप्शन नंबर सी 323 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 323 ईसा। कौन दोस्तों राइट आंसर होगा इसका बताइए? तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व लिखा होना चाहिए दोस्तों, ऐसा ना हो को सिर्फ ई लिखा हो, ई मतलब सिर्फ ईसा हो जाएगा, पूर्व नहीं होगा दोस्तों। पहले के कैलेंडर में ईस्वी पूर्व लिखा जाता था, बाद में जब हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तब से हम लोग उससे आगे लिखते हैं, नहीं तो पहले ईस्वी पूर्व मतलब पूर्व ही लिखा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। शासक और वंश दिया है दोस्तों बताइए? बिंबिसार किस वंश का है दोस्तों? कालाशोक किस वंश का है? महापानंद किस वंश का है? बिंदुसार किस वंश का है बताइए दोस्तों? बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर होता है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आइए आप लोगों को मिलवा देते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर यही होगा, बिंबिसार जो था दोस्तों वो हर्यक वंश का था। किस वंश का? बिंबिसार हर्यक वंश का था। कालाशोक जो था दोस्तों वह शिशुनाग वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। महापानानंद जो था दोस्तों, महापदनंद जो था दोस्तों वह नंद वंश का था, और बिंदुसार जो था दोस्तों वह मौर्य वंश का था। बिंबिसार हर्यक वंश और बिंदुसार मौर्य वंश अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे याद करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? कुड़िक का मतलब दोस्तों हर्यक वंश के किस नाम को, यानी कि उसका उपनाम था कुड़िक, बताइए दोस्तों कौन था? बिंबिसार, उदयसिंह, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अजातशत्रु को, उसका अजातशत्रु का उपनाम था कुड़िक। अजातशत्रु को ही कुड़िक कहा जाता था। चलिए दोस्तों, अजातशत्रु कौन था दोस्तों? इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था दोस्तों। क्या करके? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के
नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नाम के नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वो कौन था दोस्तों? उदयन था, जो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। इस क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? तो दोस्तों वो था उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिशुनाग वंश का यह कौन सा शासक था? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में धृति बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे कर्णवर्ग के नाम से, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी नंदवर्धन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन था दोस्तों जिसके समय में, दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकता है। वह शिशुनाग वंश का शासक भी था दोस्तों, और उसके नगर में वैशाली में धृति उसके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था दोस्तों। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। तो दोस्तों वो कौन था? तो कालाशोक था दोस्तों। कौन था दोस्तों? कालाशोक। कालाशोक के ही समय में, कालाशोक कौन था दोस्तों? शिशुनाग वंश का शासक था दोस्तों, और कालाशोक के ही समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और कालाशोक को काकड़वर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका उपनाम जो है काकड़वर के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए फारस में, ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर सी मेसिडोनिया में, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला में। दोस्तों बताइए सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बेबीलोन में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। अब कितने वर्ष की आयु में हुई थी दोस्तों? तो 33 वर्ष की आयु में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्न में से किन नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान दोस्तों जो है ये किस नदी के आमने सामने वाले तट पे पड़ाव डाला था? ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी, ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अभी पहले ही आया था, जो था दोस्तों ये झेलम नदी के ही तट पे सिकंदर महान और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी समय दोस्तों सिकंदर महान ने इस झेलम नदी के तट पे अपना पड़ाव डाला था दोस्तों, यानी अपना डेरा डाला था। और उस लड़ाई के करने के लिए इस नदी को ही पार करना था, जिससे इसकी सेना जाने के लिए इनकार कर देती है। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार मातृ भांड पटारी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों बेसिकली ये कह रहा है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण का प्रतीक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गेरू रंग वाले मृतिभांड को, ऑप्शन नंबर बी चित्रधूसर मृतिभांड को, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन को, ऑप्शन नंबर डी काले और लाल बर्तन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन को। दोस्तों देखिए काले और लाल बर्तन जो मिट्टी के बनाए जाते थे और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते थे। तो दोस्तों इस काल में उत्तरी काले पालिष्कृत यानी उस बर्तन को काले रंग से पालिश किया जाता था। तो इसी के नाम से इस नगरी और शहरीकरण, द्वितीय नगरीय और शहरीकरण में दोस्तों ये योजना चलाई गई थी। तब से दोस्तों द्वितीय नगरी शहरीकरण के प्रारंभ प्रतीक इसे माना जाता है, उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन को। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने इस छोटे भाई को ढेर सारा प्यार दें, और इस ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के घंटी बटन को दबा दें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। और इस मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।